हेलो गाइस, तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यूरोप से इंडिया और मेरा बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ हेलसिंकी फ़िनलैंड से इस्तांबुल टर्की एंड इस्तांबुल से फिर मैं जाऊँगा न्यू दिल्ली इंडिया। तो मैं आपको छोटी से छोटी डिटेल ट्रैवलिंग के बारे में, चाहे आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं या आप रेगुलर ट्रैवलर हैं, आप इंडिया से यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो छोटी से छोटी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्म करूंगा जो आपके ट्रैवलिंग्स के लिए काम आ सकती है। तो ये सुबह का टाइम है, मैं अपने सिटी से निकला हूँ जिसका नाम है यमसनकोस्की और मैं जा रहा हूँ हेलसिंकी एयरपोर्ट की तरफ। सुबह के 6 बज रहे हैं और टेम्परेचर है लगभग 2 से 3 डिग्री। मैंने बस ले ली है और उसके बाद ये देखिए, ये है यमसा का एक शहर है यमसा, वहाँ का ये स्टेशन है। सुबह करीब 6:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे सन्नाटा है। यहाँ पे कोई भी अभी पैसेंजर नहीं है और यूजुअली पॉपुलेशन फ़िनलैंड की कम है, इसलिए लोग आपको नहीं ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये एक लगेज ट्रेन जो है फ़िनलैंड यूरोप में इस तरीके की ट्रेन्स होती हैं लगेज, और काफ़ी ठंडा मौसम है, लगभग 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर है। और मेरी भी ट्रेन आने वाली है जो मेरे को लेके जाएगी पहले टिकुरेला स्टेशन, फिर टिकुरेला स्टेशन से मैं जाऊंगा हेलसिंकी एयरपोर्ट स्टेशन कम्यूटर ट्रेन से। तो ये आ गई मेरी ट्रेन टू टिकुरेला। तो ये VR ट्रेन्स होती हैं, इसकी ऐप होती है, आप VR ऐप से अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं और थोड़ी एक्सपेंसिव साइड होते हैं। और ये देखिए ट्रेन के अंदर का व्यू है, ट्रेन में भी रश नहीं है और अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे सुबह हो रही है। और ये ट्रेन स्टेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, और सामने आप देखिए डबल डेकर ट्रेन भी खड़ी हुई थी। तो ये हम जो है ताम्पेरे स्टेशन है, वहाँ से हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स हेलसिंकी की तरफ जहाँ पे हमारा एयरपोर्ट है। और ट्रैवलिंग काफ़ी फास्ट है, VR ट्रेन्स काफ़ी एफिशिएंट हैं और टाइम जो है यूरोप के अंदर आपको जो है ट्रेन की जो है पंक्चुअलिटी बहुत मिलेगी। टाइम से आपको ट्रेन्स जो है मिल जाती हैं, टाइम से आती हैं, टाइम से जाती हैं। बहुत से बहुत डिले होता है तो 1 या 2 मिनट का ही डिले आपको देखने को मिलता है। तो ये हम चल दिए हैं टूवर्ड्स हेलसिंकी एयरपोर्ट और ये देखिए आप हरियाली देखिए फ़िनलैंड के अंदर। ये फ़िनलैंड है यूरोप, हरियाली आपको बहुत मिलेगी। अभी ऑटम सीज़न है तो जो है पेड़ उतने हरे भरे आपको नहीं दिखाई देंगे, बट ऑटम में जितने भी थोड़े बहुत हरियाली आपको दिख रही है वो जो है कलरफुल हरियाली आपको दिखाई देगी ऑटम में यूरोप के अंदर। और फ़िनलैंड वैसे भी फॉरेस्ट एरिया है मोस्टली, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हरियाली आपको यहाँ पे दिखाई देती है। और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स हेलसिंकी एयरपोर्ट और ये हमारी ट्रेन की स्पीड लगभग जो है 180-170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन रखते हैं ये लोग। और ये देखिए हम धीरे धीरे हेलसिंकी की तरफ मूव करते हुए। आप जो है VR ट्रेन्स में अगर आपके पास बाइसिकल है, आप बाइसिकल भी ले जा सकते हैं, उसको आपको अलग से बुक करना पड़ता है। और आप अगर आपके पेट्स हैं, डॉग है, कैट है, तो वो भी आप लेके ट्रैवल कर सकते हैं, बट वो आपको पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग के टाइम पे उनको भी आपको बुक करना होता है। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं VR ट्रेन्स में तो आपको, अगर आपके पास बाइसिकल वगैरह है या पेट्स हैं, तो आप उसको एडवांस में ही बुक करके आप उसको चलें। तो ये डेट है 22 अक्टूबर 2025 की, जो कि ठीक दिवाली जो 20 अक्टूबर को थी उसके बाद मैंने ट्रैवल किया है। रीज़न ये है कि दिवाली के बाद टिकट मेरे को जो है एयर टिकट जो है सस्ता मिल गया था, तो इसीलिए मैंने बुक किया है 22 अक्टूबर का टिकट। और मेरी फ़्लाइट जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हेलसिंकी एयरपोर्ट से मैं जाऊंगा इस्तांबुल टर्की और इस्तांबुल से देन आई विल गो टू न्यू दिल्ली इंडिया। तो ये मेरा ट्रैवल आइटिनरी है। और ये देखिए मैं पहुंच गया हूँ टिकुरेला स्टेशन और ये आ गई है कम्यूटर ट्रेन
जो करीब 8 मिनट में मुझे पहुंचाएगी हेलसिंकी एयरपोर्ट। और ये देखिए मैं हेलसिंकी एयरपोर्ट पहुंच गया हूं अपना लगेज लेके। और आपको जो है अपना टिकट का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए या आपके फ़ोन में होना चाहिए, तो वो आप लेके जाते हैं चेक इन करने और वहाँ आपको बोर्डिंग पास इशू कर दिया जाता है। और उसके बाद आप अपने चेक इन करके आप जाते हैं इमिग्रेशन और सिक्योरिटी आप क्लियर करते हैं। तो यूजुअली आप अगर यूरोप से इंडिया वापस जा रहे हैं तो ज़्यादा इमिग्रेशन पे वो आपसे कुछ पूछते नहीं हैं। एक आध सवाल आपसे वो पूछ सकते हैं, बट यूजुअली वो कुछ भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि मेरे से उन्होंने इमिग्रेशन पे हेलसिंकी से जब मैं टुवर्ड्स इंडिया जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। बट अगर आप यूरोप अगर आप आ रहे हैं इंडिया से, अगर आप यूरोप आ रहे हैं तो आपसे काफ़ी क्वेश्चनिंग की जा सकती है। आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, आप कहाँ रुकेंगे, क्यों जा रहे हैं। ये देखिए ये मेरी फ़्लाइट है टर्किश एयरलाइन इस्तांबुल की, और ये है 12:35 पे। तो अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा फ़्लाइट में क्या अम्यूनिटीज़ मिलती हैं, खाना कैसा होता है, कितने घंटे की फ़्लाइट है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको दूंगा। ये देखिए मैं हेलसिंकी एयरपोर्ट के अंदर घूम रहा हूँ और हर तरीके का सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सोवेनियर्स वगैरह, गिफ्ट आइटम्स, आपको ड्यूटी फ्री से कुछ लेना है, लिकर परचेज़ करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कुछ आपको खाना है, कुछ अपने फैमिली के लिए कुछ आपको ख़रीदना है तो आप सस्ता भी यहाँ पे ड्यूटी फ्री में आपको मिल जाएगा। और काफ़ी डिस्काउंट ऑफर्स यहाँ पे मैंने देखे थे, कॉस्मेटिक्स वगैरह काफ़ी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इनफैक्ट हर एयरपोर्ट में आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स अवेलेबल हो जाती हैं। और ये देखिए मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ, जहाँ से मेरा प्लेन जो है इस्तांबुल के लिए उड़ेगा टर्किश एयरलाइन का। तो मैं अपने गेट की तरफ मूव कर रहा हूँ और देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इमिग्रेशन जो है आपका मेन होता है, आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अगर आप इंडिया से किसी बड़ी कंट्री में जा रहे हैं, शेंजन कंट्री में जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो इमिग्रेशन पे आपसे सवालात किए जाएंगे कि आप क्यों जा रहे हैं, पर्पस आपका क्या है। पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए कि आप टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट आप जा रहे हैं या एज अ विज़िट पे आप जा रहे हैं या एज अ बिज़नेस वीज़ा आप जा रहे हैं, या अगर आपको वर्क वीज़ा है, रेजिडेंस परमिट है, तब भी आपसे कुछ सवाल वो पूछ सकते हैं। ये देखिए मैं अपने गेट पे आ गया हूँ जहाँ से मेरी फ़्लाइट निकलेगी टर्किश एयरलाइन की, और आप देख सकते हैं लाइन ऑलरेडी लग चुकी है। मेरा गेट है ये, और यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी लाइन क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं लाइन में लगूँ। ये मैं लाइन में लग गया। गेट नंबर 44 है मेरा, टर्किश एयरलाइन टू इस्तांबुल। ये देखिए फिनेर का भी प्लेन खड़ा है। ये फिनेर जो है फिनलैंड की एयरलाइंस है जिसका नाम फिनेर है, और काफ़ी अच्छे इनके प्लेन्स हैं, नए प्लेन्स हैं और काफ़ी अच्छी सर्विस है इनकी भी। कभी कभी स्ट्राइक फिनेर की हो जाती है तो लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, बट अदरवाइज़ फिनेर इज़ अ गुड एयरलाइन। ये देखिए हमारा जहाज़ खड़ा हुआ है टर्किश एयरलाइन का। ये हमारा जहाज़ है जो हमें लेके जाएगा इस्तांबुल। और ये देखिए नज़ारा बाहर हेलसिंकी एयरपोर्ट का, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और आज मैं करीब यूजुअली डोमेस्टिक अगर आपकी फ़्लाइट है मान लीजिए फ़िनलैंड के अंदर, तो आप 2 घंटा पहले आपको जाना चाहिए। अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आप लगभग 3 घंटा पहले आप ज़रूर एयरपोर्ट पहुंच जाएं। ये मैं जहाज़ के अंदर का जो है व्यू है। ये देखिए मेरी स्क्रीन सामने, इसमें मूवीज़, गाने वगैरह जो भी आपको देखना है एंटरटेनमेंट। ये देखिए खाना आ गया भाई हमारा, और चिकन है, इसमें राइस है और सैलड है, बन है और चॉकलेट केक है, और एक मेरे को कर्ड की कोई डिश मिली है, सार कर्ड डिश है, और ये देखिए पानी भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल फूड मैं कहूँ तो टर्किश एयरलाइंस का फूड जो है मुझे अच्छा लगा, टेस्टी लगा, और उसने मुझे निराश नहीं किया है। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं 3.5 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट। और ये है एयरपोर्ट का नज़ारा, काफ़ी शानदार एयरपोर्ट है। इतना बड़ा एयरपोर्ट मैंने पहली बार देखा है अपनी लाइफ में। तो आपको अभी मैं पूरा एयरपोर्ट, क्योंकि मेरा जो दूसरा गेट है जहाँ से मुझे इंडिया की फ़्लाइट लेनी है वो काफ़ी दूर है, तो पैदल पैदल मैं चल के जा रहा हूँ और आपको मैं पूरा एयरपोर्ट जो है दिखाऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है यूरोप जब आप ट्रैवल करते हैं शेंजन एरिया, तो
हैंड बैग में आपके जो है जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो हैंड बैग में होना चाहिए, और 100 ml से ज़्यादा लिक्विड आपके बैग में नहीं होना चाहिए हैंड बैग में। कुछ एक्सेप्शंस हैं बेबी फूड वगैरह के, वो आप ले जा सकते हैं, बट आपके हैंड बैग में जो है 100 ml से ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक सब आपके हैंड बैग में होने चाहिए। चेक्ड इन बैगेज में आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक पावर बैंक वगैरह इस तरीके की चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए चेक्ड इन बैगेज में। तो ये आपकी यूरोप ट्रैवलिंग की डिटेल्स हैं। बाकी और कंट्री का आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए कि क्या क्राइटेरिया है लगेज का, और टाइमली आप जो चेक इन करें, बिकॉज़ अगर आपका चेक इन काउंटर बंद हो गया है, वो करीब 1 से 1.5 घंटा पहले बंद हो जाता है, तो आपको वो बोर्डिंग पास नहीं देंगे। तो टाइमली आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। एटलीस्ट 3 घंटा पहले आप जो है एयरपोर्ट पहुंच जाएं स्मूथ ट्रैवल के लिए। ये देखिए इस्तांबुल एयरपोर्ट के अंदर का पूरा नज़ारा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, चीप फ़्लाइट्स अगर आपको लेनी है तो चीप फ़्लाइट्स आप जो है, मैं जो ऐप प्रेफर करता हूं वो स्काई स्कैनर ऐप जो है प्रेफर करता हूं। काफ़ी चीप आपको रेट्स मिल जाते हैं अगर आप 1 से 2 महीना पहले बुक करते हैं। और होटल के लिए मैं प्रेफर करता हूं booking.com, तो उसमें भी आपको हर शहर में आपको वहाँ पे वैराइटीज़ देखने को मिल जाएंगी। booking.com जो है काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। और फ़्लाइट बुकिंग के लिए जो है स्काई स्कैनर है। और वीकडेज़ वाले दिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सस्ता मिलता है टिकट। ये देखिए इस्तांबुल एयरपोर्ट की शॉप्स, ड्यूटी फ्री वगैरह, स्टोर्स वगैरह, ये देखिए लिकर सेक्शन, काफ़ी अच्छी स्कीम्स मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही थी। तो आप जो है कभी इस्तांबुल एयरपोर्ट जाएं तो ज़रूर पैदल पैदल आप इसको एक्सप्लोर करें। ये एयरपोर्ट बड़ा शानदार बना हुआ है, मज़ा आ जाएगा आपको एक बार आप यहाँ पे जाएंगे। देखिए सब वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, एक से एक वैरायटी। और स्कीम्स भी काफ़ी ट्रैवलर्स के लिए उन्होंने दे रखी हैं ताकि आप शॉपिंग कर सकें वाजिब दामों पे, आपको जो है शॉपिंग का लुत्फ़ आप जो है उठा सकें अपना टर्की के अंदर इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। और ऐसी सैकड़ों शॉप्स हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो आपको ये नहीं कि एक ही जगह से आपको ख़रीदना है। आप घूमते रहिए, आपको 3-4 घंटे आराम से आप घूम के यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं सामान। इतना बड़ा एयरपोर्ट है ये देखिए सिगरेट का सेक्शन है और प्राइस लिखे हुए 102 यूरो का पूरा पैक है सिगरेट्स वगैरह का। तो ये आप अगर शौक़ रखते हैं इन सब चीज़ों का तो आप इन चीज़ों को आराम से यहाँ पे सस्ते दामों में आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। और वैरायटी बहुत है, आपको खाने का तो इतना है, हर जगह आपको कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वगैरह, मिनी बार, पब्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए मुझे जाना है स्टेयर्स, एस्केलेटर से जाना है, और मैं आपको नज़ारे पूरे दिखाता रहूँगा इसका एयरपोर्ट का, इस्तांबुल एयरपोर्ट का। 3.5 घंटे या 3 घंटे का करीब लेओवर है मेरा, बहुत टाइम है मेरे पास, तो मैं आराम से अपना टहलते हुए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है वो शाम की है। इंडिगो फ़्लाइट है फ्रॉम इस्तांबुल टू न्यू दिल्ली, और बड़ा प्लेन है इंडिगो का, एयरबस बड़ी वाली है, तो उससे हम जाएंगे। ये देखिए पब वगैरह हर चीज़ जो है एयरपोर्ट में, पूरा शहर बना रखा है इन्होंने, मॉल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो है आपको नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आराम से घूमिए अगर टाइम है आपके पास। और आपको अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे कहीं जाते हैं तो ये आप ध्यान रखिए कि होटल रिजर्वेशन आपके पास होना चाहिए, प्लस रिटर्न फ़्लाइट टिकट। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपके पास रिटर्न फ़्लाइट भी होनी चाहिए। और अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, रेजिडेंस परमिट पे जा रहे हैं, तो रिटर्न फ़्लाइट की आपको ज़रूरत नहीं होती है, होटल रिजर्वेशन की आपको ज़रूरत नहीं होती है। बट हाँ, टूरिस्ट पे आप जा रहे हैं तो आपको होटल रिजर्वेशन एंड वो चाहिए ही चाहिए है। तो booking.com साइट है होटल रिजर्वेशन की, और भी साइट्स हैं, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छी डील मिल जाती है तो आप वहाँ भी ट्राई आप कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपके पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए जो मैंडेटरी है। अगर आप शेंजन ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी मैं आपको कंपनी बता देता हूँ। इंडिया में अगर आप
ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। बढ़िया कंपनी है, क्योंकि मैं जब टूरिस्ट वीज़ा पे गया था पहले यूरोप, तो मैंने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से लिया था। 700 या 800 रुपीज़ में मेरे को मिल गया था मेरा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि करीब $30,000 का मिनिमम होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कंट्रीज़ के भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फ़र्क हो सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो उनका कुछ फ़र्क रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आप ज़रूर चेक कर लें इसको। और जिस भी कंट्री आप जा रहे हैं तो उसको आप चेक करते चलें। और ये देखिए पूरा एयरपोर्ट में घूम रहा हूँ, और सेवेनियर्स आपको मिल जाएंगे। टर्की डिलाइट्स आपको जो है स्वीट्स जो है टर्की की, वो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। हर चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हैं टर्की के वो आप ले सकते हैं। परफ्यूम्स, काफ़ी वैरायटी यहाँ पे। देखिए एयरपोर्ट कितना शानदार एयरपोर्ट बना हुआ है, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का, मैंने इतना बढ़िया एयरपोर्ट नहीं देखा है। ये देखिए मैं अभी आपको रूफ भी दिखाता हूँ इसका। और ये देखिए ये ड्राई फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स भी हैं। और ये देखिए ये टर्की की स्पेशलिटीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्वीट्स जो हैं ये आपके लिए आप ले सकते हैं। बहुत ऑप्शंस है परचेजिंग के आपके लिए वहाँ पे। और ज़रूर आप याद करेंगे, अगर आप इस एयरपोर्ट पे आए हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, तो आप इसे ज़रूर याद करेंगे। इतना शानदार ये एयरपोर्ट है। और वीज़ा से रिलेटेड, शेंगेन वीज़ा रिलेटेड के लिए मैंने आपको पहले बताया कि आपके फाइनेंशियल्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और अगर आप यूरोप वीज़ा लेना चाहते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री अगर है तो और ज़्यादा बेहतर है। नहीं है तब भी आपको वीज़ा मिल सकता है, बट अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री रखते हैं तो आपका काम वो आसान कर सकता है काफ़ी हद तक, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि भाई आप रेगुलर ट्रैवलर हैं, जेन्युइन ट्रैवलर हैं, तो हो सकता है कि आपको वीज़ा वो इजीली ग्रांट कर दें। तो इस तरीके से आप जो है प्लान कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स आप अपने जितना स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे उतने आपके चांसेस वीज़ा के बढ़ जाएंगे। और अगर वीज़ा जो है डिफ़िकल्टी उन लोग को होती है, सपोज़ करिए अगर कोई अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज है, बैचलर है, वो अगर यूरोप ट्रैवल कर रहा है, तो कुछ हद तक वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि भाई यंग बंदा है, बैचलर है, कहीं वहाँ इलीगली रुक ना जाए। यूरोप की बात नहीं, किसी भी कंट्री की अगर बात करूँ मैं, तो स्टेबिलिटी और योर इंटेंशंस टू रिटर्न टू योर होम कंट्री क्लियर होना चाहिए। पर्पस ऑफ ट्रैवल आपका क्लियर होना चाहिए। यूरोप शेंगेन की बात करूँ तो कवर लेटर में आपको पर्पस ऑफ ट्रैवल दिखाना है। आपको आइटिनरी अपनी प्रॉपरली आपको मेंशन करनी है, कब आप एंट्री लेंगे, कब आप एग्ज़िट करेंगे। और अगर मेरा सजेशन ये है, मेरा मानना ये है कि अगर आप छोटी कंट्रीज़ कुछ ट्रैवल कर लें बड़ी कंट्री का वीज़ा लगाने से पहले, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। जैसे कि आप थाईलैंड जा सकते हैं, यूएई जा सकते हैं, इंडोनेशिया जा सकते हैं, सिंगापुर, मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा आपको इजीली मिल जाता है। अगर आप यहाँ थोड़ा ट्रैवल कर लेते हैं पहले, तो वो आपका काम और आसान कर सकता है बड़ी कंट्री का वीज़ा लगाने के लिए। ये देखिए पूरा एयरपोर्ट का नज़ारा है। और हम काफ़ी रश था इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, और चेक इन हो गया है मेरा इंडिगो फ़्लाइट के लिए, जो कि जा रही है इस्तांबुल से और जा रही है टूवर्ड्स इंडिया। और यहाँ पे कोई इमिग्रेशन नहीं होता, क्योंकि इमिग्रेशन मेरा ऑलरेडी हो चुका है फ़िनलैंड के अंदर। तो आपका दोबारा कोई इमिग्रेशन यहाँ पे इस्तांबुल एयरपोर्ट पर नहीं होता है। और देखिए मेरा इंडिगो का प्लेन जो है खड़ा हुआ है, और हम तैयार हो रहे हैं टेक ऑफ करने के लिए। थोड़ी देर में हम टेक ऑफ करेंगे। ये अंदर का नज़ारा है, काफ़ी बड़ा प्लेन है ये। और स्क्रीन्स पे जो है इसकी स्क्रीन्स पे मुझे मूवीज़ और उसका ऑप्शन नहीं मिला है एंटरटेनमेंट का। तो
तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही आपको इस प्लेन में मिलेगी। और ये देखिए आ गया हमारा जो है डिनर, और वेजिटेरियन मैंने ऑर्डर किया था, तो वेजिटेरियन फूड है। और मैंने जूस लिया है, बन बटर है, बिस्किट मिला है मुझे, राइस है और मिक्स वेज है। तो फूड जो है एवरेज था, मुझे कोई बहुत फूड अच्छा नहीं लगा। ये देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी जर्नी की यहाँ पे अवेलेबल है। और ये देखिए हमारा डिनर है, अभी मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। और जो है आप कॉफ़ी टी कॉम्प्लीमेंट्री आप जो है इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए मैं टूवर्ड्स पहुँच रहा हूँ दिल्ली, और मेरा प्लेन है और निकल चुके हैं हम। पहुंच गए हैं हम लगभग। और दिल्ली में काफ़ी स्मॉग था जब हम लैंड कर रहे थे, तो स्मॉग काफ़ी था बिकॉज़ दिवाली का जो पोल्यूशन है वो भी काफ़ी था। ये देखिए हमारा इंडिया का एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट। मैं सारी डिटेल्स आपको शेयर करूंगा अभी और आगे की, कि मैं अपने होम टाउन कैसे पहुंचा हूं बस पकड़ के। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। और जो स्मूथ जर्नी थी, करीब 15-16 घंटे का मेरा ये लेओवर के साथ जो है ट्रिप थी। आपको कई लोकेशंस में यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट भी मिल जाती है इंडिया से, चाहे आप एयर इंडिया ले सकते हैं, इंडिगो ले सकते हैं। ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी ऑपरेट करते हैं काफ़ी जगह, चाहे आप इटली ले लें, चाहे आप डेनमार्क ले लें। फ़िनलैंड की भी डायरेक्ट फ़्लाइट है, और फिन एयर की डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल जाती है, तो आप चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट थोड़ी महंगी मिलती है, बट आपको कन्वीनियंस रहती है डायरेक्ट फ़्लाइट में। ये देखिए हम लगेज अपना लेने में आ गया हूँ, और इस बार मुझे अपना सूटकेस मिलने में करीब 1 घंटे से ऊपर लग गया था, क्योंकि बहुत सारा लगेज था। फ़्लाइट पूरी पैक्ड थी, पूरी फुल थी, और बहुत सारा लगेज था, तो इसलिए टाइम लगा। ये मेट्रो में मैं बैठ गया हूँ भाई। अपना मेट्रो से मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड, जहाँ से मैं पकड़ूंगा बस अपने होम टाउन के लिए। और ये देखिए भाई सुबह का टाइम है, और मैंने मुँह हाथ धोया है, और मैं बस स्टैंड, ये देखिए UPSRTC का बस स्टैंड है, जिसको बोलते हैं आनंद विहार के पास है कौशाम्बी। वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। वहाँ से मुझे AC बस लेनी है, जिससे मैं अपने होम टाउन बरेली, जो कि UP में है, वहाँ के लिए मैं निकल सकूँ। और ये आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पे, मैंने ख़रीदे हैं पहले, तो आप वहाँ पे एसेसरीज़, मोबाइल एसेसरीज़ भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। देखिए बस स्टैंड कौशाम्बी का, जहाँ से आप लगभग पूरे UP के लिए आपको बसेस, यहाँ से AC बसेस, नॉर्मल ऑर्डिनरी बसेस आपको मिल जाएंगी। और मेरी बस करीब 9:30 इन द मॉर्निंग जो है चली है मेरी बस। तो मैं 23rd, आज हो गई है 23rd की मॉर्निंग है, और मैं खड़ा हूँ बस स्टैंड पे निकलने के लिए अपना टूवर्ड्स बरेली, माय होम टाउन। और ये देखिए, अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं किसी भी वीज़ा से रिलेटेड, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक़ है। मैं काफ़ी कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ, और मैं वीज़ा कंसल्टेंसी भी देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन पे आप मेंशन करिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। और डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें जो है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है। अगर आपको वो शेंजन वीज़ा, यूरोप वीज़ा अप्लाई करना है, या UK या कनाडा वीज़ा, US वीज़ा, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री का आपको वीज़ा चाहिए, और आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं कैसे उसको जो है अप्लाई करूं, नहीं समझ में आपको आ रहा है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी ईमेल आईडी भी मेंशन है मेरे
वीडियोस में आपको कई वीडियोस में ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, और मेरा जो पेज है यूट्यूब का वहाँ पे भी आप ईमेल आईडी मेरी फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जब भी आप मेरे को ईमेल करेंगे आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, और मैं ज़रूर आपके ईमेल पे रिप्लाई दूंगा। और जो है ट्रैवलिंग जो है, आप चीप ट्रैवल अगर आपको करना है, बजट ट्रैवल करना है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि मेन आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो फ़्लाइट के होते हैं प्लस आपके होटल्स के होते हैं। तो वो आपको चीप उसमें कॉस्ट कटिंग आपको करनी है ताकि आप जो है चीप ट्रैवल कर सकें। और फ़्लाइट जो बुक करने का बढ़िया तरीका है, 1 से 2 महीना पहले आप बुक कर लें और वीक डेज़ पे आप ट्रैवल करें। और एक आध लेओवर वाली फ़्लाइट आप ज़रूर लें ताकि वो आपका पैसा बचाती है, बिकॉज़ लेओवर फ़्लाइट्स में आपका ख़र्चा कम होता है। डायरेक्ट फ़्लाइट आपको हमेशा महंगी पड़ती है। तो डायरेक्ट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो लेओवर फ़्लाइट वो भी, और वीकडेज़ में ज़रूर आप प्रेफर करें, क्योंकि वीकेंड आप ट्रैवल करोगे, वीकेंड में रश रहता है। फ़्लाइट के रेट्स हमेशा आपको वीकेंड में ज़्यादा ही मिलते हैं यूजुअली। तो ये आपका है चीप फ़्लाइट बुक करने का फंडा। और होटल बुकिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, booking.com पे आप देखें, उस शहर का नाम डालें, वो सारी वैरायटी आपको वहाँ खोल देंगे। और उसके बाद आप चीपेस्ट ऑप्शन क्लिक करें तो वो आपको जो उस शहर में जो सबसे सस्ता हॉस्टल है, या आपको कोई पेइंग गेस्ट है, या अपार्टमेंट है, या होटल है, वो आपको दिखा देगा। पर आपको बिल्कुल ही बजट ट्रैवल करना है तो आप हॉस्टल प्रेफर करें। यूरोप में आपको हर जगह हॉस्टल अवेलेबल मिल जाते हैं। मैं डेनमार्क गया था यूरोप में, तो वहाँ मैं हॉस्टल में रुका था, और डैन हॉस्टल करके वो हॉस्टल है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं डैन हॉस्टल। तो वो डेनमार्क के हॉस्टल से काफ़ी सस्ते थे, मुझे 800 रुपये में पर डे पे बेड मिल गया था, बंक बेड। और हर यूरोपियन कंट्री में आपको अच्छे हॉस्टल्स जो है फॉर चीप ट्रैवलिंग, चीप अकोमोडेशन आपको मिल जाते हैं, और ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी आपको उसमें मिल जाता है। फूडिंग जो है, अगर आपके पास खर्चा आपको फूडिंग में बचाना है तो आप अपनी ग्रॉसरीज खरीदिए, और होम में आप अपने कुक करें, या जहाँ भी अगर आपके पास किचन है, सुविधा है, तो आप अगर घर में कुक करेंगे तो आप काफ़ी पैसा यूरोप के अंदर बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर खाएंगे तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और आप खा सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप ज़रूर खाइए। बट अगर आपको बजट ट्रैवल करना है तो अपनी ग्रॉसरीज लीजिए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कुकिंग जो है वो अपने घर पे, अपार्टमेंट में, या जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आप करें। तो ये एक तरीका है आपका पैसा बचाने का। और शनिजन वीज़ा के लिए एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप रेगुलर ट्रैवलर हैं, या रेगुलर विज़िट वीज़ा पे आप जा रहे हैं, या टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो आपको कभी वो 2 साल का भी वीज़ा इशू कर सकते हैं। और आप काफ़ी अगर ट्रैवल करते हैं यूरोप, तो वो आपको 5 साल का भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू किया जा सकता है। तो ये भी आप तैयार रहें। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 90 डेज़ का ट्रैवल अलाउ किया जाए, बट आपको 5 साल का मल्टीपल एंट्री या 2 साल का मल्टीपल एंट्री भी मिल सकता है अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं शनिजन एरिया या यूरोप में। और आपको अगर यूके जाना है, किसी और कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जाना है, सिंगापुर जाना है, मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट आप तैयार करिए। इवन मैं आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको पूरा केस स्टडी करवाना है तो वो भी मैं कर सकता हूं, आपको सजेस्ट कर सकता हूं आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कि किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके लगाने हैं, कवर लेटर वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो ये है ट्रैवलिंग टिप्स, और काफ़ी लोग मेरे से ट्रैवलिंग टिप्स लेते रहते हैं जो यूरोप जाते हैं, यूएस जा रहे हैं, जिनको कोई समस्या आती है तो वो टिप्स मेरे से लेते रहते हैं। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी हेल्प करता हूं, मैं कोई भी उसका चार्ज नहीं लेता हूं। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि ट्रैवल इंश्योरेंस और रिटर्न फ़्लाइट टिकट आपके पास ज़रूर हो, और अगर टूरिस्ट वीज़ा है तो होटल बुकिंग भी आपके पास ज़रूर हो, और विज़िट वीज़ा है तो आपके पास स्पॉन्सर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, सपोज़ करिए यूरोप में से आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, तो वो अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपके पास स्पॉन्सर
लेटर भी होना चाहिए दिखाने के लिए कि भाई हाँ मैं विज़िट वीज़ा पे जा रहा हूँ, इनके पास रहूँगा, इनका ये एड्रेस है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रैवल जो है कर सकते हैं। और इमिग्रेशन के क्वेश्चंस मैं आपको एक बार और बता दूं, बहुत से लोगों को सवाल ये होते हैं कि भाई इमिग्रेशन पे क्या पूछा जाता है। तो इमिग्रेशन पे आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, ये आपसे सवाल पूछते हैं। वेयर विल यू स्टे, वेयर विल यू गो। तो कुछ सवाल है जो आर यू कैरिंग कैश, आपके पास कैश है नहीं है, और तो आप वो सारी चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्लियर होना चाहिए, आपको नर्वस नहीं होना है इमिग्रेशन पे, क्लियर एंड क्रिस्प आपको आंसर्स देने हैं। और आप अगर वो प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए पूछते हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड्स लेके जा रहा हूँ, या ट्रैवलर्स चेक है, या मेरे पास कैश है, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा कैश अगर आप कहीं भी लेके जा रहे हैं तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि अगर आप ओवर द लिमिट कैश कैरी कर रहे हैं तो आप ज़रूर डिक्लेयर कर दें, नहीं तो आगे परेशानी आपको हो सकती है अगर आपको वो चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत कैश आप ले जा सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और ये ट्रैवलिंग टिप्स हैं आपके लिए। अब आप कहीं भी जाएं, किसी भी कंट्री जाएं, इंडिया जाएं या इंडिया से बाहर जाएं, ट्रैवलिंग टिप्स हैं। और ज़रूर आप जो है टाइमली अपना एयरपोर्ट पहुँचें जहाँ भी आप जा रहे हैं। आप 1 घंटे का 1.5 घंटे का ज़रूर मार्जिन लेके जाएं, ताकि रास्ते में कुछ डिले होता है या आपकी ट्रैवलिंग में कुछ डिले होती है तब भी आप एयरपोर्ट जो है बिफ़ोर टाइम पहुँच जाएं। ये नहीं कि आप कट टू कट टाइम लेके चल रहे हैं, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आप लेट भी हो सकते हैं। तो ज़रूर 1-1.5 घंटे का मार्जिन लेके ही आप इंटरनेशनल ट्रैवल अगर आप करने जा रहे हैं तो 1-1.5 घंटे का मार्जिन आप लेके चलें हमेशा। तो ये हैं सारी ट्रैवलिंग की टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, और आप इन टिप्स को यूज़ कर सकते हैं जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। और ट्रैवलिंग आपके स्मूथ बना सकती है। ये टिप्स जो हैं काफ़ी स्मूथ आपकी ट्रैवलिंग को कर सकती हैं। और किसी भी शहर में, किसी भी देश आप जाते हैं तो ज़रूर उसके बारे में रिसर्च कर लें। आप पहले तो ये देखना है कि आपको कि वहाँ पे पॉपुलर अट्रैक्शंस क्या हैं और चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। आप डे टिकट कुछ हॉप ऑन बसेस मिलती हैं जो आपको पूरे शहर का साइट सीइंग करवाती हैं। हर बड़े शहर में, फॉरेन कंट्री में आपको मिल सकती है। आप 1 दिन का, पूरे दिन का टिकट ले सकते हैं या 1 हफ्ते का टिकट ले सकते हैं, जो आपको सस्ता पड़ सकता है। तो वीकली टिकट्स, डेली टिकट, 2-3 दिन का इकट्ठा टिकट मिल जाता है बस का या जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उस शहर में, ट्रेन का। तो वो आपका पैसा बचा सकता है, क्योंकि यही पैसा आपका खर्च होता है जब आप घूमने निकलते हैं। मेन आपका खर्चा जो है वो कन्वेनियंस का ही है। तो कन्वेनियंस आप ग्रुप टिकट ले लें या वीकली टिकट्स ले लें, या कुछ दिनों का टिकट, 3 दिन का टिकट इकट्ठा मिल जाता है, 5 डेज़ का मिल जाता है, डिस्काउंट में आपको मिल जाता है, जिससे आपका काफ़ी पैसा बचता है। और यूरोप के अंदर भी ये बहुत अच्छी बात है कि आप 3 दिन का टिकट या 2 दिन का, 1 हफ्ते का ले लें तो आप किसी भी ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो बस हो, ट्रैम हो, तो ट्रेन हो। तो आप किसी भी ऑप्शन पे आप जो है उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन जो है ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको देनी थी। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपकी ट्रैवलिंग को आसान बनाया जाए। और ज़रूर आप ट्रैवल करें, इंडिया से बाहर निकलें, बिकॉज़ तभी आपको पता चलेगा कि फॉरेन कंट्री में भी कितनी खूबसूरती है, कितने अच्छे शहर हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे अट्रैक्शंस हैं। बढ़िया से बढ़िया जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। और एयरपोर्ट्स जो हैं वो अलग ही एक दुनिया है जो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है एज अ ट्रैवलर। और काफ़ी आसान रहता है आपका जो है ट्रांजिट जो है, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपना वीज़ा ले रहे हैं, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको कभी परेशानी नहीं आती है। और ट्रैवल करने से पहले ज़रूर एक बार लेटेस्ट रेगुलेशंस के बारे में ज़रूर
आप ध्यान रखें जब आप ट्रैवल कर रहे हैं कि उस कंट्री में टूरिस्ट्स के लिए और विज़िट वीज़ा होल्डर्स के लिए क्या लेटेस्ट रेगुलेशंस। कुछ येलो फीवर का वो भी मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, टीके का भी प्रूफ मांगते हैं, और वैक्सीनेशंस कुछ मांगते हैं कुछ कंट्रीज़। तो ज़रूर चेक कर लें उससे पहले, ट्रैवलिंग से पहले, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और ये है सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे को आपको देनी थी। और इमिग्रेशन में सवाल ज़रूर किए जाते हैं, ये मत सोचिएगा इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो कुछ बेसिक जो सवाल हैं उनकी आप जो तैयारी करके जाएं ताकि आप प्रिपेयर्ड लगें इमिग्रेशन में आंसर करने में, नर्वस या कंफ्यूज ना लगें। बिकॉज़ कभी कभी ऐसा भी होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड नहीं होता आपके जवाबों से तो वो आपको डिपोर्ट भी कर सकता है, आपको वापस भी कर सकता है। अगर आप जो है इंडिया से आए हैं तो वो वापस इंडिया भी आपको भेज सकते हैं। तो प्रिपेयर्ड रहें। कुछ सवाल कि भैया व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रैवल, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास रुकेंगे, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कैश क्या है, कितना है। तो आप प्रिपेयर्ड रहें ज़रूर कि भाई आपसे सवाल किए जाएंगे इमिग्रेशन पे, और वो आपको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ केसेस में आपके एम्बेसी इंटरव्यू भी हो जाते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू होता है मोस्ट केसेस में, एम्बेसी इंटरव्यूज़। यूएसए का तो आपको मालूम ही है, यूएसए का तो इंटरव्यू आपको देना ही देना है। तो अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू होगा ही होगा। और उसमें भी आपके सवाल 4-5 मेन होते हैं जो आपके डिसाइड करते हैं आपके यूएसए वीज़ा को। उसमें आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, और आइटिनरी आपसे पूछी जाती है आप। और बेसिकली वो ये देखते हैं कि आपके होम टाइज़ कैसे हैं आपकी होम कंट्री में, आपके होम टाइज़ अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं। बिकॉज़ आप सारी इन्फॉर्मेशन DS 160 फॉर्म में आप भरते हो, तो आप DS 160 फॉर्म आप ज़रूर पढ़ लें जाने से पहले, जो आपने फिल करके दिया है, चाहे आपके एजेंट ने भर के दिया है या किसी और थर्ड पर्सन ने आपके लिए DS 160 फॉर्म फिल किया है, उसको ज़रूर आप पढ़ लें। क्योंकि वो उस DS 160 फॉर्म को देख के ही USA का जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछेंगे सवाल। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने DS 160 फॉर्म में क्या मेंशन किया है। तो DS 160 फॉर्म ज़रूर पढ़ के जाएं, वो आपका काम थोड़ा आसान करेगा। और क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। 10-15 सवाल तैयार करके जाएं, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके जाएं। अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर्स की तैयारी पहले से करके रखेंगे तो आप उतने ही कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे इमिग्रेशन में या किसी वीज़ा इंटरव्यू में। तो ये टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, ट्रैवलर टिप्स और बजट ट्रैवलर टिप्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए इसके अलावा मैंने बताया, आप मुझसे संपर्क करिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आप जो है किसी छोटी कंट्री जा रहे हैं उसका भी आपको अगर पूछना है, इवन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि उस कंट्री के पॉपुलर अट्रैक्शंस क्या हैं, उस शहर के पॉपुलर अट्रैक्शंस क्या हैं, और क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप ले सकते हैं फॉर चीप ट्रैवलिंग। इवन अगर आपको कोई टूर पैकेज लेना है वो भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको टूर पैकेज कौन सा लेना चाहिए। अगर आप ग्रुप ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन सा आपको टूर पैकेज लेना चाहिए। और चीपेस्ट ऑप्शंस मेरे को पता रहते हैं, बिकॉज़ काफ़ी मैंने रिसर्च कर रखी है इन सब टॉपिक्स पे। वर्क वीज़ा से रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मैंने काफ़ी लोगों की वीज़ा में हेल्प करी है, मदद करी है, आगे भी करता रहूँगा। तो अगर आपको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो आप ज़रूर संपर्क करिए। और रही बात जॉब्स की, मेरे पास बहुत सवाल आते हैं, सर जॉब कैसे लगेगी। तो जॉब ऐसे लगेगी कि भाई सबसे आसान तरीका है किसी भी कंट्री मूव करने का है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आप निकल जाओ। दिस इज़ द बेस्ट एंड द ईजीएस्ट ऑप्शन टू मूव टू एनी कंट्री, स्टूडेंट वीज़ा। क्योंकि वर्क आपको यूजुअली मिलता नहीं है, डायरेक्टली आप वर्क ढूंढने चाहें तो बहुत
लेस चांसेस होते हैं कि आपको, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो चांसेस कम होते हैं कि एकदम से आपको जॉब मिल जाए। तो आप जो है स्टूडेंट वीज़ा पे आप इजीली निकल सकते हैं। यूरोप तो उस समय बहुत ईजी है, इंडिया से यूरोप जाना है स्टडी वीज़ा पे जाइए, स्टडी वीज़ा पे, और वहाँ पे आप जाके पढ़ाई करिए, पार्ट टाइम वर्क भी करिए, पैसे भी कमाइए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरा खर्चा अपना कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब से, इवन अपनी कॉलेज फ़ीस भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने देखा है यूरोप के अंदर, मेरी कई स्टूडेंट से बात हुई है यूरोप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि पहले साल की फ़ीस आप मैनेज कर लो, अपना एडमिशन ले लो, पहुंच जाओ यहाँ पे, उसके बाद तो आप पार्ट टाइम करके अपना खर्चा जो है आप जो है ईज़िली मैनेज कर सकते हैं यूरोप के अंदर। तो ईजीएस्ट वे इज़ टू मूव ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। सेकेंडली आपके पास एक ऑप्शन और है, आप जा सकते हैं बिज़नेस वीज़ा पे। बहुत सी कंट्रीज़, इवन कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ जो है स्टार्टअप वीज़ा, एंटरप्रेन्योर वीज़ा आपको दे रही हैं। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। उस कंट्री की जो एजेंसी होती है जो बिज़नेस को एनालाइज़ करती है, आपके बिज़नेस आइडिया को, एजेंसीज़ होती हैं, वहाँ अप्लाई करिए। अगर वो अप्रूव कर देंगे तो आपको वो रेजिडेंस परमिट या बिज़नेस वीज़ा दे देते हैं, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी बिज़नेस को परचेज़ कर लीजिए उस कंट्री में, अगर आपके पास पैसा है, लैक्स में 50 लाख 1 करोड़ के आसपास पैसा है, तो आप डायरेक्ट बिज़नेस ख़रीद के भी आप एंटरप्रेन्योर वीज़ा ले सकते हैं किसी यूरोपियन कंट्री का। तो बहुत सारे तरीके हैं मूव करने के। वर्क वीज़ा थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज़ आप चाहें कि डायरेक्ट आपको इंडिया से कोई रिक्रूट करके यूरोप बुला ले, तो ऐसा होता है। आईटी में आपको थोड़ा वो काम इजी रहता है, मेडिकल फील्ड में अगर आप हैं तो वो काम थोड़ा आपका इजी रहता है, बट उसके अलावा अगर आप बात करें तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो स्टूडेंट वीज़े पे आप जाएं। और अभी थोड़ा जो है मुश्किल होता जा रहा है, हर कंट्री का जो है इमिग्रेशन डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, जैसे कनाडा का हो गया। यूरोपियन कंट्रीज़ भी अपनी पॉलिसीज़ को काफ़ी स्ट्रिक्ट करती जा रही हैं सिटीजनशिप लेने के लिए, पीआर लेने के लिए। इवन वीज़ा मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है इन कंट्रीज़ का। तो आप जो है जितना जल्दी मूव कर सकते हैं करिए, बिकॉज़ उससे आपका जो है जल्दी मूव करने से आप जल्दी वहाँ पे इंटीग्रेट हो सकते हैं और सेटल होने के चांसेस आपके उतने बढ़ जाएंगे। बिकॉज़ बहुत कंट्रीज़ अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को हर साल जो है स्ट्रिक्ट करती चली जा रही हैं। आने वाला टाइम काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो काइंडली अप्लाई एंड मूव एज सून एज पॉसिबल। अगर आपका अब्रॉड जाने का मूड है तो जल्दी से जल्दी आप प्लान करें, और मेरी बेस्ट विशेस हैं आप अब्रॉड मूव कर पाएँ। आपको अगर यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे बेस्ट रहेगी, कहाँ पे मुझे जाना चाहिए, एज़ पर आपका जो प्रोफाइल है मैं वो भी बता सकता हूँ आपको कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए कौन सी रहेगी। आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो। तो हर तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको मदद चाहिए मूव करने के लिए तो आई कैन रियली हेल्प यू। और ये है सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, और फ़्लाइट से रिलेटेड, होटल रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और मेरा पर्पस ये है कि जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं या जो थोड़ा ट्रैवल किए हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जो जाना चाहते हैं, अब्रॉड मूव करना चाहते हैं, वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। आपको अगर एक भी चीज़ मेरे वीडियो से सीखने को मिल गई तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। मेरा जो है बेसिक पर्पस यही है कि ट्रैवलर्स की हेल्प हो पाए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मैं देता हूँ। आप मेरे चैनल पे चेक करिए, लगभग हर कंट्री से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवलिंग से रिलेटेड और फूड से रिलेटेड, कुजीन्स
से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। लगभग अबव 600 शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस मैंने डाले हैं, तो भरपूर मात्रा में आपको हर तरीके का वीडियो हर टॉपिक पे आपको जो है मिल जाएगा। इवन आपको अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने उसके भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।